चलिए आज पुरुष प्रजनन प्रणाली को समझते हैं, वो भी एक क्लिनिकल नजरिए से। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी मजबूत समझ होना बहुत जरूरी है। तो आइए इसे आसान बनाते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम एक एक हिस्से की बारीकियों में जाएं, सबसे पहले पूरे सिस्टम का एक ओवरऑल खाका, एक ब्लूप्रिंट समझना जरूरी है। इससे हमें ये अंदाजा लग जाएगा कि सब कुछ एक साथ मिलकर कैसे काम करता है। देखिए, इस पूरे सिस्टम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे 4 मेन पिलर्स में बांट देना। यही हमारा रोड मैप होगा। इससे ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि हर हिस्सा अपना क्या रोल प्ले करता है और कैसे सब मिलकर एक सिंक्रोनाइज्ड यूनिट की तरह फंक्शन करते हैं। तो ये है हमारा आज का एजेंडा। हम सिस्टम के ब्लूप्रिंट से शुरू करेंगे, फिर फैक्ट्री यानी प्रोडक्शन सेंटर पर जाएंगे, वहाँ के वर्कर्स से मिलेंगे, उनके बनाए प्रोडक्ट के ट्रैवल रूट को समझेंगे और फिर देखेंगे कि उन्हें रास्ते में सपोर्ट कैसे मिलता है। और आखिर में एक छोटा सा नॉलेज चेक तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टॉप है प्रोडक्शन हब यानी वृषण। ये वो जगह है जहां पूरी कहानी की शुरुआत होती है। यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट आता है, थर्मोरेगुलेशन। वृषण का शरीर के बाहर अंडकोश में होना कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल जरूरत है। और ये जरूरत शुक्राणु उत्पादन से सीधी जुड़ी हुई है। और ये कितना जरूरी है इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। अंडकोश का तापमान शरीर के अंदर के तापमान से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ये तापमान मेंटेन करना इतना जरूरी है कि अगर ऐसा न हो तो स्पर्म प्रोडक्शन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस ठीक से हो ही नहीं सकता। अगर हम इसकी बनावट को जूम इन करके देखें तो ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर एक मजबूत कवरिंग होती है जिसे ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया कहते हैं, और इसके अंदर करीब करीब 250 छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें हम लोब्यूल्स कहते हैं। और अब देखिए इसका स्केल। हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 बहुत ही ज्यादा कुंडलित यानी कॉइल्ड नलिकाएं होती हैं, और एक वृषण में ऐसी 750 तक नलिकाएं हो सकती हैं। असल में यही इस पूरे सिस्टम का फैक्ट्री फ्लोर है, जहां असली प्रोडक्शन होता है। और ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर काम का बंटवारा दिखाता है। देखिए, नलिका की बाउंड्री के अंदर का एरिया जहां स्पर्म सेल्स बनते हैं, और बाउंड्री के बाहर का एरिया जहां हार्मोन बनाने वाली सेल्स और ब्लड वेसल्स होते हैं। दोनों के काम एकदम अलग हैं। चलिए, अब इस फैक्ट्री के अंदर चलते हैं और उन स्पेशल वर्कर्स से मिलते हैं जो सारा काम करते हैं। ये सेल्स ही तो इस पूरी प्रक्रिया की जान है। सबसे पहले आते हैं स्पर्मेटोगोनिया। इनको हम रॉ मटेरियल या बीज कोशिकाएं कह सकते हैं। स्पर्म बनने की पूरी कहानी यहीं से, इनके डिवीजन से शुरू होती है। यही वो बुनियाद हैं। इसके बाद आती हैं सर्टोली सेल्स। इन्हें नर्स सेल्स भी कहा जाता है, और ये नाम बिल्कुल सही है। इनका काम है डेवलप हो रहे स्पर्म सेल्स को सपोर्ट देना, पोषण देना और उनकी देखभाल करना। और आखिर में है लेडिक्स सेल्स। ये नलिकाओं के बाहर होती हैं। इन्हें हम हार्मोन फैक्ट्री कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यही एंड्रोजन जैसे जरूरी हार्मोन बनाती हैं जो पूरे सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। ये टेबल तीनों सेल्स के रोल को समराइज करने का एक बढ़िया तरीका है। कौन सी सेल कहाँ है, क्या करती है और उसका फाइनल आउटपुट क्या है, सब एक जगह। क्विक रिवीजन के लिए ये एकदम परफेक्ट है। तो एक बार जब स्पर्म बन जाते हैं तो उनका सफर शुरू होता है। अब हम उनके इस पूरे ट्रैवल रूट को ट्रैक करेंगे। वृषण से बाहर निकलने का रास्ता 4 स्टेप्स में पूरा होता है, और इस सफर का एक बहुत ही जरूरी पड़ाव है एपिडिडिमिस। ये एक ऐसी रचना है जो, यकीन करना मुश्किल है, पर 6 मीटर लंबी होती है। यहीं पर स्पर्म मैच्योर होते हैं और स्टोर किए जाते हैं। एपिडिडिमिस से निकलकर स्पर्म वास डेफरेंस के जरिए ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ये ट्यूब उन्हें एब्डोमेन में ले जाती है और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से घूमकर आगे बढ़ती है। यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए स्पर्म को अकेले नहीं भेजा जाता। उन्हें एक सपोर्ट क्रू की मदद मिलती है, और ये सपोर्ट क्रू सेमिनल प्लाज्मा की एक खास रेसिपी तैयार करता है। ये एक खास लिक्विड है जिसमें एनर्जी के लिए फ्रुक्टोज, कैल्शियम और कुछ जरूरी एंजाइम्स होते हैं। ये सब स्पर्म को उनकी यात्रा में जिंदा रखने और एक्टिव बनाए रखने में मदद करते हैं। तो ये स्लाइड सब कुछ एक साथ लाती है। देखिए कैसे फैक्ट्री का प्रोडक्ट यानी स्पर्म ट्रांजिट नेटवर्क के जरिए आगे बढ़ता है, और फिर सपोर्ट क्रू उसे फाइनल डिलीवरी के लिए तैयार करता है। कितना बेहतरीन टीम वर्क है।
चलिए, जो कुछ भी हमने समझा उसे फटाफट कुछ सवालों के जरिए रिवाइज कर लेते हैं। देखते हैं कि कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हुए हैं। पहला सवाल, लेडिक सेल्स का प्राइमरी बायोलॉजिकल आउटपुट क्या है? याद कीजिए, हमने इन्हें हार्मोन की फैक्ट्री कहा था और इनकी लोकेशन नलिकाओं के बाहर होती है। अगला सवाल, स्पर्मैटोजेनेसिस के लिए आइडियल टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कितना कम होना चाहिए? थर्मोरेगुलेशन वाला पॉइंट याद कीजिए, जिसका क्लिनिकल महत्व बहुत ज्यादा है। और ये रहा आखिरी सवाल, वो कौन सी 6 मीटर लंबी कॉइल ट्यूब है जहां स्पर्म मैच्योर और स्टोर होते हैं? वृषण से निकलने के ठीक बाद का पड़ाव सोचिए। है ना ये पूरा सिस्टम कितना जटिल और फिर भी कितना सटीक? ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है।